10 मई की देर रात धीरेन्द्र पासवान अपने घर के बाहर चारपाई में सो रहा था। वहीं उसकी पत्नी रीना, 4 साल का बेटा और 75 वर्षीय मां घर के अंदर सो रहे थे। 11 मई की सुबह जब उसकी पत्नी रीना उठती है और चारपाई के पास पहुंचती है तो वह देख करके गस खा जाती है और तेज तेज से रोने लगती है। उसकी आवाज़ को सुन करके आस पड़ोस के जो गाँव वाले थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही गाँव वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चारपाई पर धीरेन्द्र पासवान का शव पड़ा हुआ है। किसी ने उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसको पत्थर से कुचल करके मार दिया गया था और पास में ही एक खून से सड़ा हुआ पत्थर भी पड़ा हुआ था। ये सब देखने के बाद गांव वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और इसके बाद पुलिस वाले रीना से पूछते हैं कि तुमको किसी पर शक है कि किसने धीरेन्द्र की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। तो रीना पुलिस वालों से कहती है कि उसे गांव के 3 लोगों के ऊपर शक है। पुलिस वाले 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि एक व्यक्ति जिसके ऊपर रीना ने आरोप लगाया था वो गाँव में उस समय उपलब्ध नहीं था, वहाँ पर उपस्थित नहीं था, इस वजह से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और ये दोनों लोग यादव बिरादरी को बिलोंग करते थे और इसके बाद गांव वाले हंगामा शुरू करते हैं। गांव वाले कुछ ऐसी बातें पुलिस वालों को बताते हैं कि जिसके बाद जो पुलिस का दिमाग है वो भी ठनक जाता है और पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि जिन लोगों का नाम लिया गया है इस केस में, हो सकता है कि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया हो, बल्कि इस हत्या के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है जिसके बारे में अभी जब पता चलेगा आप लोगों के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। धीरेन्द्र पासवान को किसने मारा था और इसके पीछे की क्या कहानी थी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है कानपुर के सार थाना क्षेत्र के लक्ष्मण खेड़ा गांव से। यहाँ पर धीरेन्द्र पासवान, जिनकी उम्र 32 साल है, अपनी पत्नी रीना, 4 साल के बेटे और 75 साल की मां के साथ रहते हैं। उनकी मां की उम्र हो जाने की वजह से उनको सुनाई नहीं देता है। धीरेन्द्र पासवान ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं और इन सब कामों को कर गए जो भी आमदनी होती है उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। धीरेन्द्र पासवान के आसपास उनके रिश्तेदार भी रहते हैं और इन रिश्तेदारों के घर में आना जाना उनका अक्सर लगा रहता है, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी गांव है। इस वजह से गांव में रहने की वजह से जो आसपास है काफ़ी संख्या में उसके रिश्तेदार रहते हैं और रिश्तेदारों के या उसके परिवार का आना जाना लगा रहता है। 10 मई की देर रात धीरेन्द्र पासवान काम करके अपने घर वापस आता है और फिर खाना पीना खा करके सो जाता है। 11 मई की सुबह जब उसकी पत्नी रीना चारपाई के पास में पहुंचती है और धीरेन्द्र को उठाने की कोशिश करती है तो वह उसकी कंडीशन देख करके गस खा के गिर जाती है और वह तेज तेज से रोने लगती है और इसी बीच में गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जब गांव वाले चारपाई के पास में पहुंचते हैं तो उनको भी बहुत अचंभा लगता है कि किसी ने धीरेन्द्र की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। उसको पत्थर से कुचल करके मार दिया गया था और पास में ही पत्थर खून से सना हुआ पड़ा हुआ था। ये सब कुछ जब देखते हैं गांव वाले तो वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उस जगह पर पहुंचती है और इसके बाद पुलिस वाले रीना से पूछते हैं कि तुमको किसी के ऊपर संदेह है, तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो गांव में, किसी से आपकी रंजिश चल रही हो लंबे समय से, जिसने ऐसा कांड कर दिया धीरेन्द्र के साथ। तो रीना रोते हुए कहती है कि उसे गाँव के 3 लोगों के ऊपर शक है और वह उनको आरोपी मानती है कि इन्हीं लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी है और वो लोग जो थे वो यादव बिरादरी को बिलोंग करते थे। और जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है वो फट से उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि ये जो तीसरा व्यक्ति था वो गांव में नहीं था, इस वजह से उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जैसे इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है गांव वाले हंगामा शुरू कर देते हैं और वो लोग ऐसी बातें बताते हैं पुलिस वालों को जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं। फिर पुलिस वालों से कहते हैं कि कल देर रात इनके घर में धुलाई हो रही थी, यानी कि घर को पूरी तरीके से धोया जा रहा था। आप लोग जाकर के चेक कीजिए, अभी भी बक्से के नीचे गैस सिलेंडर और जो भी सामान रखा रहता है नीचे, उसके नीचे पानी भरा हुआ है। जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती है तो वो एक बार फिर से घर की पूरी चेकिंग करते हैं कि कहीं हत्या घर के अंदर तो नहीं हुई है, जबकि बॉडी जो है धीरेन्द्र पासवान की वो घर के बाहर चारपाई पर मिली है। तो जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उन्हें आंगन के पास एक बाथरूम बनी हुई थी और वहाँ पर कुछ कपड़े मिलते हैं जिसमें खून के छींटे के निशान बने हुए थे, जिस पर खून के छींटे के निशान पड़े हुए थे। ये सब देखने के बाद पुलिस वालों को कुछ न कुछ शक जरूर होने लगता है कि जाल में जरूर काला है, यानी कि धीरेन्द्र पासवान की हत्या घर के ही किसी व्यक्ति ने की है और जिसके बारे में शायद इनके परिवार वालों को मालूम है, यानी कि पत्नी को मालूम है, लेकिन अभी वो कुछ बता नहीं रही है।
रीना ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया था गांव के 3 लोगों के ऊपर। इस वजह से पुलिस वालों ने उन 2 लोगों को गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेज दिया था, जिससे गांव में शांति बनी रहे। लेकिन पुलिस वालों का दिमाग ठनक गया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद धीरेन्द्र पासवान की हत्या के पीछे की कहानी कुछ और है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो शायद बेकसूर हैं। तो इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले रीना की मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल मिलता नहीं है। तब पुलिस वालों को और शक होता है, तो फिर पुलिस वाले रीना के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग के डिटेल्स निकालते हैं, यानी कि CDR डिटेल्स निकालते हैं। और जब वे लोग CDR डिटेल्स निकालते हैं तो उनको पता चलता है कि 2 नंबरों से रीना की बहुत ज़्यादा बात होती थी। कम से कम 50 से 100 कॉल की गई होती थी, मतलब इतनी ज़्यादा कॉल। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो कॉलों की संख्या है वो दिन के घंटों से भी ज़्यादा है, यानी कि 100 कॉलें की गई हैं, 50 कॉलें की गई हैं। और जब वे इन नंबरों को ट्रेस करते हैं तो ये जो 2 नंबर होते हैं रीना के घर के पास रहने वाले 2 भतीजे सतीश और अभिषेक के होते हैं। और जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो वो लोग रीना सतीश को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उनसे शक के आधार पर पूछताछ करते हैं। वो रीना को गिरफ्तार करते हैं, सतीश को गिरफ्तार करते हैं और दोनों को अलग अलग बैठा करके पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पर जो रीना थी वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा कांड उसने नहीं प्लान किया था और वो पुलिस वालों के सामने अपना मुंह नहीं खोलती है और लगातार यही कहती रहती है कि जिन 3 लोगों का उसने नाम बताया है उन्हीं लोगों ने हत्या की है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले सतीश के पास पहुँचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो वो बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और वो पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देता है। कैसे देर रात सतीश और उसकी चाची रीना ने मिल करके धीरेन्द्र पासवान की हत्या कर दी थी और प्लानिंग के तहत उसकी बॉडी को बाहर ला करके चारपाई पर डाल दिया था। तो जब ये सब बातें पुलिस वालों को पता चलती हैं तो वो लोग रीना के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि भाई सतीश ने तो अपना जुल्म कबूल कर लिया है, अब तुम्हें ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब पूरी कहानी बताओ कि तुमने धीरेन्द्र पासवान की हत्या क्यों की और इसके पीछे का राज क्या है। जब रीना को ये बात पता चलती है कि सतीश ने उसका नाम ले लिया है और जुर्म भी कबूल कर लिया है तब उसे ऐसा लगता है तो अब तो मैं फंस चुकी हूँ। और इसके बाद वो पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख देती है जो अभी किसी को नहीं मालूम थी। रीना पुलिस वालों को बताती है कि उसके अपने भतीजे सतीश के साथ 3 साल से अवैध संबंध है और दोनों के बीच में बहुत बार शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। एक रोज जब दोनों मिल करके घर में संबंध बना रहे थे तो उसी समय धीरेन्द्र पासवान घर के अंदर आ जाता है और वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो जैसे ही दोनों को इस आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो उसके बाद वह सख्त हिदायत देता है सतीश को कि तुम मेरे घर में आज के बाद आ मत जाना और यदि मैंने तुमको घर में आते जाते देख लिया तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। यानी कि वो बहुत ही तगड़े तरीके से सतीश को डांट करके घर से भगा देता है। और वहीं दूसरी ओर उसका अपनी पत्नी रीना से झगड़ा होने लगता है इस सब बातों को लेकर के। ये जो बातें थी यानी कि जो रिलेशन था सतीश का और रीना था, इसके बारे में धीरेन्द्र ने गांव के कुछ लोगों को, अपने जो रिश्तेदार नातेदार थे उनको भी बता रखा था और उनसे यह कह रखा था कि उसकी अनुपस्थिति में जब वो अपने घर में नहीं रहता है तो आप लोग निगरानी कीजिएगा रीना के बारे में कि रीना क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है। इसके साथ साथ उसने रीना से ये भी कहा था कि अब तुम बेटा घर से बाहर आओगे जाओगे नहीं, यदि मैंने तुमको इधर उधर घूमते फिरते देख लिया तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत तगड़ा एक्शन लूँगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सब बातें जब रीना को पता चलती हैं तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो किसी भी कंडीशन में सतीश से अपना रिलेशन ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि रीना और सतीश का जो रिलेशन था उसके बारे में अब गांव वालों, रिश्तेदारों सभी को पता चल रखा था। यानी कि गांव में उसके समाज के, पासवान समाज के बहुत सारे लोग रहते थे और वो सब एक दूसरे के दूर के रिश्तेदारी थे और उसका जो रिलेशन था सतीश के साथ उसके बारे में गांव वालों को भी पता चल रखा था, जिसकी वजह से गांव वाले उसको अब बहुत ही अलग नज़रिए से देखने लगे थे और उसके घर में भी कोई रिश्तेदार नहीं आता था। तो कुल मिलाकर के अब रीना का अपने घर में रहना बहुत ही मुश्किल होने लगा था और इस वजह से उसको ऐसा लगता था कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति धीरेन्द्र पासवानी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रीना सतीश के साथ अपने रिलेशन को ब्रेक करना नहीं चाहती थी और अब वो यह प्लान करने लगी थी कि किसी न भी किसी तरीके से धीरेन्द्र पासवान को अपने रास्ते से हटा देना है। और इसी प्लानिंग के तहत वो 10 मई को जब देर रात धीरेन्द्र पासवान घर में आता है तो वह उसके खाने में नींद की गोली मिला देती है। नींद की गोली मिलाने की वजह से जैसे ही वो खाना खाता है उसको भयंकर नींद आ जाती है, वो बेहोश टाइप का हो जाता है और जैसे ही वो बेहोश टाइप का होता है वो तुरंत अपने प्रेमी सतीश को बुलाती है और उससे कहती है कि ये चौखट है, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा देती है, बोलती है इससे इसको मार दो। लेकिन जो सतीश था उसको डर लगता है, वो कहता भैया मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगा। तो इसके बाद रीना अपने पति के सर के ऊपर जब तक वार करती है जब तक वो थक नहीं जाती है
रीना के द्वारा धीरेन के सर पर किए गए वार की वजह से उसका सर बिल्कुल फट जाता है। कमरे में चारों ओर खून ही खून फैल जाता है और इस वजह से धीरेन्द्र की मौत हो जाती है। और इसके बाद रीना अपने प्रेमी सतीश के साथ मिलकर के उसकी बॉडी को उठाती है और घर के बाहर जो एक चारपाई पड़ी हुई थी वहां पर जाकर के रख देती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं। सबसे पहले पंप चला करके घर की पूरी धुलाई करते हैं, जिससे खून जो कुछ भी पड़ा है वो साफ हो जाए। फिर अपने कपड़े धुलते हैं और पूरा सब कुल घर साफ करने के बाद जब पूरा घर साफ हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अब तो घर के अंदर कुछ हुआ ही नहीं था। तो फिर उसके बाद वो अपने प्रेमी से कहती है कि तुम जाओ बेटा, अब घर निकल लो, अब मैं सुबह संभालूंगी जो कहानी होगा। और जब 11 मई की सुबह सबसे पहले रीना वहाँ पर पहुँचती है तो वो बिल्कुल रुदाली से भी भयानक एक्टिंग करना शुरू कर देती है और वहाँ पर दहाड़ मार मार के रोती है। जो लोग भी गांव के आसपास के लोग उसको देखते हैं, उसके एक्टिंग को देख करके जान जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो सतीश के साथ हो गया है। और गांव वालों को रीना के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रही थी उसको देख करके गांव वाले यही सोच रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन गांव वालों के बीच में रीना पासवान के बहुत सारे ऐसे भी रिश्तेदार थे जिनको रीना के करने के बारे में मालूम था। वो जानते थे कि रीना किस करेक्टर की लेडीज है और उसने पास्ट में क्या क्या कर रखा है। और इस वजह से जब वो ये सब बातें पुलिस वालों को बता देते हैं तो पुलिस वाले बहुत ही जल्दी धीरेन पासवान की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही साथ सतीश उसके प्रेमी को भी पकड़ लेते हैं। जैसे ही रीना सतीश को देखती है वो उसको गाली देना शुरू कर देती है और उसके पास में आते उसको 3-4 कंटाव लगा देती है, थप्पड़ मार देती है। उसका यह कहना था कि ये सतीश ही है जिसने ये सब बातें पुलिस के सामने कबूल कर ली हैं, यानी कि यदि सतीश कबूल ना करता तो उसने तो प्रण कर रखा था कि कुछ भी हो जाए वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि उसी ने धीरेन पासवान की अपनी प्रेमी के साथ मिल करके हत्या की है। लेकिन सबसे पहले सतीश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और ये भी बता दिया था कि इस पूरे कांड में रीना भी शामिल थी। तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी सतीश के ऊपर और जैसे ही उसने सतीश को देखा तो उसको वो भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगी और उसके साथ मारपीट भी की। वहीं रीना का जो दूसरा प्रेमी था अभिषेक, वो भी उसका भतीजा था, उसको पुलिस वालों ने सरकारी गवाह बना दिया है, यानी कि अब वो सरकारी गवाह बन गया है। और उसने ये बताया था कि जब धीरेन्द्र चाचा ने पकड़ा था रीना और सतीश को तो उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम थी कि मेरे साथ तो रीना चाची के रिलेशन है ही हैं, इसके साथ सतीश के साथ भी रिलेशन है। और जब ये बात उसको पता चली थी तो मैंने सभी संबंध जो रीना चाची के साथ है उनको तोड़ दिया था, क्योंकि उसको इस बात का पहले से कोई अंदाजा ही नहीं था कि रीना चाची मेरे साथ भी रिलेशन रखे हैं और सतीश के साथ भी रिलेशन रखे हुए हैं। तो सतीश के रिलेशन का जैसे खुलासा हो जाता है वह रीना से दूरी बना लेता है। तो इस वजह से पुलिस वाले उसको सरकारी गवाह बना लेते हैं इस केस का। पुलिस वाले जब रीना और सतीश का मोबाइल चेक करते हैं तो इनके मोबाइल में पॉर्न वीडियोस मिल जाते हैं और इन वीडियोस को देखने के बाद पुलिस वालों को अब तो यह बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि कांड इन्हीं दोनों ने किया है, क्योंकि इस तरीके का कैरेक्टर वाले लोग ही ये सब कांड कर सकते हैं। तो पुलिस के पास धीरेन पासवान की हत्या में शामिल उसकी पत्नी रीना और उसके प्रेमी सतीश के खिलाफ बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं और अब आने वाले समय में देखना है कि रीना और उसके प्रेमी को इस क्राइम के लिए क्या सजा मिलेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।